हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का बेहतरीन लेसन, बेहतरीन नोट्स आसानी से समझ में आ जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा मैं कि आपके एक एक चीज़ समझ में आ जाए। बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक ये नोट्स हैं। दोस्तों, प्रश्न इस लेसन से कैसे पूछे जाते हैं। हमारा लेसन जो खंड ब है उसका तीसरा लेसन है, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। बहुत ही आसानी से इसे समझेंगे। संघवाद क्या होता है, संघवाद के तत्व कौन कौन से हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता या तत्व है, और भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण कौन कौन से हैं, और भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति क्या है। जैसे भारतीय संघवाद को केसी वेयर ने अर्ध संघीय कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहयोगी संघवाद कहा, मोरिस जॉनसन ने सौदेबाजी वाला संघवाद कहा। कई प्रकार की चीज़ें इसमें हम जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, हमारे बोर्ड एग्जाम में इस लेसन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से ध्यान रखना कि इजी सा क्वेश्चन है। वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने हैं? हाँ, 28 राज्य हैं, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में अभी भी 29 राज्य बैठे हुए हैं। तो 29 नहीं, आपको समझना है 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका राज्य का दर्जा हटा दिया गया है, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर से एक अलग किया था लद्दाख, वो भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर अब राज्य न होकर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख भी क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। छोटा क्वेश्चन और कैसा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कौन सा उपबंध आपातकाल से संबंधित है। 352, 356, 360। और ऐसा भी पूछ सकते हैं, एकल नागरिकता क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा। संघ सूची में कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन से हैं, समवर्ती सूची में कौन से हैं। संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, समवर्ती सूची क्या होती है, इसके बारे में। बड़े क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता 101% इसमें पूछेंगे। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता पर व्याख्यात्मक आपको टिप्पणी लिखनी है, और एकात्मकता के भी लक्षण आपसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब इसमें हम समझेंगे कि संघवाद की भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व है। तो हम समझेंगे दोस्तों संघवाद क्या होता है। ध्यान, थोड़ा सा ध्यान लगा लेना कि सत्ता की शक्तियों में वितरण, स्तरों के आधार पर अपनाए जाने वाली शासन प्रणाली को संघवाद के नाम से जाना जाता है। सत्ता की शक्तियों के वितरण, देखो सत्ता की शक्तियों के वितरण यहाँ केंद्र हो गया। ये आप देख रहे हैं क्या हुआ, केंद्र हुआ। अब शक्तियों का वितरण, ये शक्तियों का वितरण कर रहा है राज्य में। किस में कर रहा है, राज्य में। ये शक्तियों का इसमें वितरण हो गया, समझ रहे हो आप। केंद्र हो गया, फिर शक्तियों का ये वितरण कर रहा है। उसके बाद में कहा कि वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली संघवाद का कहा जाता है। तो केंद्र और राज्य में शक्तियों का जो बंटवारा है वो क्या है, संघवाद का कहलाता है। थोड़ा सा और ध्यान रखें। देखो, ये हमारा केंद्र हो गया, फिर हमने ये राज्य समझे, ठीक है। अब सत्ता की शक्तियों का वितरण हो रहा है इसमें, केंद्र से कहाँ हो रहा है, राज्यों में। तो इस प्रकार से केंद्र से राज्यों में सत्ता की शक्तियों का बंटवारा संघवाद कहलाता है। तो सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली को दोस्तों क्या कहेंगे, हम संघवाद कहेंगे। संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन केंद्र तथा उसकी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से होता है। अब देखो, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों कि शासन का संचालन कौन करता है, एक तो केंद्र करता है, और उसकी विभिन्न इकाई कौन सी हुई, राज्य हो गई। तो ये शासन का संचालन करते हैं। आपको पता है कि राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सरकार चला रहे हैं, केंद्र में मोदी सरकार चला रहे हैं। तो ये सत्ता की शक्तियों का बंटवारा हो रहा है। और संघीय शासन प्रणाली में भी यही होता है कि शासन कौन चलाते हैं, एक तरफ तो केंद्र से, और दूसरी तरफ क्या होता है, विभिन्न जो इसकी इकाई हैं, राज्य हैं, ये सरकारें
चलाते हैं। उसके बाद में आप देखें कि भारत में संविधान के तहत संघीय शासन की स्थापना की गई है। संविधान में ये बात कही गई है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के संविधान में संघवाद का उल्लेख नहीं किया गया है। वहाँ क्या कहा गया है, संघवाद के स्थान पर भारतीय संविधान में कहा है कि भारत है वो राज्यों का संघ है। कौन से शब्द का यूज लिया गया है, राज्यों का संघ। मतलब आप समझे, जैसे ये भारत है, अब इसके अंदर ये राज्य हैं, गुजरात आपका, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जो भी इसमें राज्य हैं उनका एक संघ है और इसे क्या कहेंगे हम, संघवाद कहेंगे। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, भारत जैसे देशों में एक सफल संघीय देश ये माने जाते हैं। अब यहाँ देखें, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां केंद्र द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। राज्य से भी करते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें केंद्र है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, हम कैसे माने कि भारत है उसमें संघीय व्यवस्था है, सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य है, हम कैसे माने। तो इसके कुछ तत्व देखते हैं, इसके हम विशेषता देखते हैं कि शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। देखो, शासन की शक्तियों का स्पष्ट इसमें विभाजन किया गया है कि ये विषय हैं वो तो केंद्र के अधीन रहेंगे, ये विषय राज्य के अधीन रहेंगे, ऐसे विषय और कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य और केंद्र के अधीन रहेंगे और कुछ ऐसे अवशिष्ट शक्तियां हैं जो केंद्र के अधीन रहेंगे। तो शक्तियों का यहाँ स्पष्ट बंटवारा किया गया है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 246 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और सूची पद्धति के माध्यम से किया गया। सूची पद्धति के माध्यम से कैसे, जैसे पहले संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। मोस्ट इंपोर्टेंट इनमें 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची, इसके 100 विषयों पर केंद्र को विधि निर्माण का अधिकार है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले जो भी बच्चे पढ़े होंगे ये आंकड़ा उनको थोड़ा अलग लगेगा, आपने कुछ अलग पढ़े होंगे, लेकिन ये वर्तमान के आंकड़े हैं कि संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52 विषय। आप गूगल पर देख सकते हैं, ये वर्तमान के आंकड़े हैं और ये जो संविधान लागू हुआ था तब के आंकड़े नहीं, ये वर्तमान के आंकड़े आप गूगल पर देख लेना। तो मैं वर्तमान के आंकड़े आपको बता रहा हूँ कि संघ सूची में 100 विषय हैं और जो संघ सूची क्या होती है कि इसमें केंद्र है वो इस पर नियम बनाता है, केंद्र इस पर कानून बनाता है। देखो, इसके 100 विषयों पर केंद्र को विधि निर्माण का अधिकार है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, संघ सूची में कौन कौन से विषय आएंगे, जैसे सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, RBI बैंक, बैंकिंग, भारतीय रिजर्व बैंक है ना, फिर जनगणना, आयकर। जनगणना को थोड़ा ध्यान रखना, ये केंद्र सूची का विषय। यहाँ देखें राज्य सूची, अब राज्य सूची में 61 विषय हैं। राज्यों को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, जैसे राजस्थान पुलिस, राज्य की पुलिस, कोई भी राज्य की पुलिस हो वो राज्य सूची में आएंगे। जिला अस्पताल है, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, ये किस में आएंगे, राज्य सूची में आएंगे। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची वो, देखो, राज्य सूची वो होती है जिस पर कानून राज्य बनाती है, संघ सूची वो होती है जिस पर कानून राज्य बनाती है। समवर्ती, क्या कहा मैंने, राज्य सूची तो वो होती है जिस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। संघ सूची वो होगी जिस पर आपका नियम कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। और समवर्ती सूची वो होती है जिस पर ये दोनों कानून बनाते हैं और दोनों में विवाद होने पर केंद्र की बातें मानी जाएगी, वो महत्वपूर्ण होता है। इसमें 52 विषय हैं, केंद्र तथा राज्य दोनों कानून इस पर बनाते हैं। और इसमें देखो, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, पहले राज्य सूची का विषय था, इसे थोड़ा ध्यान रखें। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र, कारखाने, परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष की स्थिति में केंद्रीय कानून ही अंतिम रूप से मान्य होंगे, केंद्र ही इसमें महत्वपूर्ण होगा। संविधान की सर्वोच्चता, देखो इसमें संविधान को सर्वोच्च माना गया है, केंद्र
और राज्य दोनों अपनी शक्तियां वो संविधान से लेते हैं। भारतीय संघवाद में संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। केंद्र तथा राज्य दोनों ही संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। एकल नागरिकता, यहाँ एकल नागरिकता है, ये नहीं कि पहले मैं राजस्थान का नागरिक हूँ फिर मैं भारत का नागरिक हूँ, ऐसी स्थिति नहीं होती इसमें, तो मैं भारत का नागरिक हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ एकल नागरिकता है, देश के प्रति नागरिकता है। भारतीय संघवाद में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऐसा भारत की विशाल बहुलता के कारण भावी विखंडनकारी संभावनाओं को रोकने के लिए किया गया है। ये क्यों किया गया है एकल नागरिकता ये वाला सिस्टम इसलिए कहा गया है कि भारत बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसका कोई और विभाजन न हो जाए, इसकी एकता अखंडता बनी रहे। अब इसमें ये राज्य के प्रति लोगों के ज़्यादा अपने राज्य के प्रति देशभक्ति न अपने मतलब कि राष्ट्रीय भावना न जगे, वो देश के प्रति राष्ट्रीय भावना उनमें जगे, इसलिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका अर्थ ये होता है कि न्यायपालिका का ऊपर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है, किसी का भी संसद का मान सकते हैं, कार्यपालिका का मान सकते हैं, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, वो बिल्कुल निष्पक्ष है, वो स्वतंत्र है। तो किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होना अति आवश्यक है। तो संघीय व्यवस्था थी उसके तत्व या विशेषता में हम ये जानेंगे कि इसके लिए यह आवश्यक है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए जो भारत में है। फिर राज्यपाल का पद की अगर हम बात करें तो राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होकर राज्य के केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ये राज्य के नामात्र का ये प्रधान होता है, वास्तविक तो मुख्यमंत्री होता है जिससे वो प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति इसके नियुक्ति करता है। एक राज्य के लिए एक राज्यपाल या एक से अधिक राज्यों के लिए या 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होता है और राज्य में केंद्र का ये प्रतिनिधि करता है। ठीक है, फिर केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों सदन राज्यसभा, इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय व्यवस्थापिका का मतलब संसद के उच्च सदन था। राज्यसभा निम्न सदन कौन सा था? लोकसभा। आने वाले टॉपिकों में हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों कि राज्य की प्रतिनिधात्मक संस्था के रूप में ये स्थापित किया गया। ये राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ से राज्यसभा के लोग वो चुन के जाते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा राज्यसभा वाले टॉपिक में हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। एकात्मकता का प्रभुत्व का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि भारतीय संघीय व्यवस्था मूल रूप से तो केंद्रीकृत है, आपने ये देख लिया कि केंद्रीकृत है, लेकिन एकात्मक प्रभुत्व वाली व्यवस्था भी इसमें मानी जाती है कि भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए केंद्र को यहाँ मजबूत बनाया गया है जिससे भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन देखो अनेक प्रावधान हैं जैसे संविधान संशोधन, राज्यों के निर्माण है, पुनर्सीमांकन है, आपातकालीन परिस्थितियां हैं। इनसे क्या है कि ये एकात्मकता के लक्षण को दर्शाते हैं। तो ये भारतीय संघीय व्यवस्थापिका की विशेषता या संघीय व्यवस्था के विशेषता और संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व हमने देखे। उसके बाद में आप देखो दोस्तों, भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण संघीय हमने देख लिया, लेकिन एकात्मकता के लक्षण भी इसमें है। भारतीय संघीय व्यवस्था में बंटवारा किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, राज्य और केंद्र के बीच में किया गया है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो केंद्र है वो मजबूत दिखाई देगा। एकात्मकता के इसमें लक्षण है, जैसे किस प्रकार से कि एक संविधान है, राज्य और केंद्र के लिए एक ही संविधान है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान का अलग संविधान है। पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर को विशेष रियायत थे, लेकिन वो धारा 370 वाला सिस्टम हो गया था, वो आपने करंट में पढ़ा होगा। तो क्या है कि भारत का एक संविधान है, कोई अलग अलग राज्यों का अलग संविधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास ही होते हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र के पास होती है और समवर्ती सूची में केंद्र होता ही है और विवाद होने पर केंद्र को ही उसमें निपटारा करना होगा। और राज्य सूची में भी कुछ ऐसे विषय दे रखे हैं, उनको हल्के विषय दे रखे हैं, उनमें भी क्या है कि महत्वपूर्ण विषय किसके पास है? केंद्र के पास है। तो अवशिष्ट शक्तियां जो राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची से जो विषय बन गए थे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई है। संविधान संशोधन का सिस्टम है
वो भी केंद्र के पास ही है, क्योंकि वो ज़्यादातर भाग में, संविधान के ज़्यादातर भाग में वो संशोधन कर देता है। संविधान संशोधन, संविधान के अधिकांश भाग को संसद साधारण बहुमत से ही निश्चित विधि द्वारा संविधान में संशोधन कर सकता है। शक्तियों का विभाजन, हमने देखा कि संविधान में शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। संघ सूची में केंद्र का बोलबाला है ही, राज्य सूची की अपेक्षा महत्वपूर्ण विषय अंकित किए गए हैं। अब संघ सूची में क्या है कि राज्य सूची के बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण मामले हैं वो केंद्र के पास ही हैं। शक्तियों का विभाजन केंद्र को शक्तिशाली बनाता है, जो कि एकात्मक सरकार का ये प्रमुख लक्षण है। आपातकालीन शक्तियां हैं वो भी केंद्र के पास ही है, जैसे अनुच्छेद 352, 356, 360 ये अनुच्छेद हैं, ये आपातकालीन शक्तियां हैं, ये भी केंद्र के पास ही है। आपातकालीन शक्तियां दोस्तों देखें कि अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए, क्या है अनुच्छेद 352, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, और अगर आपको और पहले के लेसन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के नाम से मैंने नोट्स बना रखे हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से देश की सुरक्षा और एकता को खतरा है, तो समस्त देश या देश के किसी भाग में आपातकाल की स्थिति की वो घोषणा कर सकता है। यह अनुच्छेद 352 में है। 356 में क्या है, एक राज्य विशेष के लिए यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल या किसी अन्य साधन द्वारा सूचना मिलने पर विश्वास हो जाए कि उस राज्य की स्थिति खतरे में है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति वहां पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये 356 में है। पूरे राष्ट्र देखो 352 में क्या था, राष्ट्रपति शासन था, देश के संबंध में, राज्य के संबंध में 356 था, और 360 था दोस्तों ये वित्तीय आपातकाल था। और एकात्मकता के लक्षण और कौन से हैं कि राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है, कि राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं वो क्या है, जनसंख्या के अनुपात में जाते हैं, न कि फिक्स हैं। तो ये असमान प्रतिनिधित्व है। एकल संगठित न्याय व्यवस्था है। एकल संगठित न्याय व्यवस्था का जो सेशन न्यायालय होते हैं वो क्या होते हैं, हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। इस प्रकार से ये क्या है, एकल संगठित न्यायालय है, न्याय व्यवस्था है। ये एकात्मकता को, क्योंकि ऊपर ऊपर जाकर सारे मामले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के पास ही जाते हैं, तो ये सेशन न्यायालय की अपील हम उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, उच्च न्यायालय की अपील हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो भारत में प्रत्येक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। राज्य के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसी प्रकार राज्यों के छोटे न्यायालय उच्च न्यायालय में अधीन कार्य करते हैं, जो मैंने बताया। उसके बाद में थोड़ा वीडियो हो रहा है दोस्तों, आप वीडियो के साथ में बने रहें, कि राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है कि केंद्र से राज्य अलग नहीं हो सकते, देश से वो अलग नहीं हो सकते, तो इसका मतलब वो एकात्मकता को बढ़ावा देते हैं। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। राज्यों की सीमा में जब परिवर्तन किया जाता है तो केंद्र वो राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकता है। ये भी एकात्मकता के लक्षण है, लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों के अधीन सेवा करते हुए अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को केवल संघीय सरकार द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। देखो, संघीय सरकार मतलब केंद्र सरकार द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति कौन कौन सी है दोस्तों, कि भारतीय संघवाद को देखो प्रवृत्ति के देखें हम कि इसे अर्धसंघीय भी ये माना जाता है, क्योंकि हाँ इसमें संघात्मक के लक्षण भी हैं। इसमें यह भी लग रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो रहा है। इसमें हमने ये भी देखा कि केंद्र ही सर्वोपरि है दोस्तों, सर्वे सर्वा है। और ये संघवाद की प्रवृत्ति क्या है दोस्तों, कि इसे अर्धसंघीय भी किसी ने माना और सौदेबाजी वाला संघवाद भी माना। कैसे, भारतीय संघवाद को केसी वेयर ने अर्धसंघीय कहा है। अर्धसंघीय कहा क्योंकि इसमें कुछ लक्षण तो ये हैं जो संघात्मक की ओर इंगित करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एकात्मक की ओर इशारा करते हैं। तो ये क्या हुआ, अर्धसंघीय है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहयोगी संघवाद का मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग है, तो सहयोगी संघवाद का मोरिस जॉनसन ने सौदेबाजी का संघवाद का, मोरिस जॉनसन ने सौदेबाजी का केंद्र होगा, और केंद्र और राज्यों के बीच में इसमें शर्तें होती है, सौदाबाजी होती है, इसीलिए एक दूसरे से बातचीत होती है, फिर वो शासन का संचालन होता है। तो ये सौदेबाजी वाला संघवाद का है, और ये एकात्मक शक्ति वाला संघवाद है।
एकात्मक शक्ति वाला संघवाद है, क्योंकि इसमें केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। राज्यों को अनेक संस्थाओं, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, नीति आयोग के माध्यम से उचित इनको महत्व दिया गया है। साझा सरकारों के दौर में केंद्र की स्थिति स्वाभाविक रूप से कमजोर होती गई। देखो इसमें ये जो साझा सरकार क्या होती है दोस्तों, जो केंद्र और राज्यों के बीच में सरकारें थी, इसमें प्रवृत्ति देख रहे हैं हम। तो प्रवृत्ति में क्या होता है कि इसमें केंद्र की स्थिति स्वाभाविक रूप से कमजोर होती चली गई। केंद्र सरकार संबंधों के सुधार के रास्ते सुझाने हेतु सरकारी आयोग का गठन किया, जिसने मजबूत केंद्र परंतु सुदृढ़ राज्यों का सुझाव दिया। इसमें देखो ये एक क्या है, आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने कहा कि केंद्र है वो क्या, केंद्र का गठन अच्छे से होना चाहिए, मजबूत केंद्र होना चाहिए और सुदृढ़ राज्य होना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से हमने भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व पढ़े और वीडियो भी आते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर देख लें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।